गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे विकसित हुई। 20वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ और स्पष्ट रूप से देखा जाए तो वेल्स विश्वविद्यालय में जब अंतर्राष्ट्रीय वुड्रो विल्सन पीठ की स्थापना हुई, जो कि 1919 में हुई, वहीं से इसके इतिहास के प्रारंभ के रूप में आप रेखांकित कर सकते हैं। पहला व्यक्ति जो इस पोस्ट पर बैठा वह एल्फ्रेड जीमन थे, जो पेशे से इतिहास में ट्रेंड थे। इनके अलावे भी C.K. वेबस्टर, E.H. कार, P.A. रेनाल्ड, लॉरेंस डब्ल्यू मार्टिन, T.E. इवानज इत्यादि लोगों ने इस पद को सुशोभित किया। इस समय अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली। अतः पिछली एक शताब्दी के इस विषय के इतिहास पर हम दृष्टिपात करें तो इस विषय में आए उतार चढ़ाव के साथ साथ इसके एक स्वायत्त विषय में स्थापित होने के बारे में जानकारी मिलती है। इस विषय में आए बहुआयामी परिवर्तनों ने जहां एक ओर विषय वस्तु का संवर्धन, समन्वय तथा विकास किया, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करके बहुत सी जटिल समस्याओं एवं पहलुओं को समझाने में सहायता प्रदान की है। तो यहाँ से शुरू होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास, जो कई चरणों में धीरे धीरे विकसित होगा। केनेथ थॉमसन ने सन 1962 में रिव्यू ऑफ पॉलिटिक्स में प्रकाशित अपने लेख में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास को 4 भागों में बांटा, जिसके आधार पर इस विषय का सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित अध्ययन संभव हो सकता है। विकास के इन 4 चरणों में अगर शीत युद्धोत्तर युग के 5वें चरण को भी सम्मिलित किया जाए तो यह और विस्तृत हो जाता है। और इन 4 चरणों को आप इस तरीके से रेखांकित कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। पहला चरण है कूटनीतिक इतिहास का प्रभुत्व, जो कि प्रारंभ से लेकर 1919 तक माना जाता है। दूसरा चरण जो है वह है सामयिक घटनाओं समस्याओं का अध्ययन, यह 1919 से 1939 का दौर है। तीसरे चरण के रूप में आप राजनीतिक सुधारवाद के युग में देख सकते हैं, यह 1939 से 1945 के बीच की अवधि है। चौथे चरण में सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह 1945 से 1991, मतलब इसमें आप सिद्धांत बनाने की प्रक्रिया की ओर जोर जाने लगा। पांचवा वैश्वीकरण या गैर सैद्धांतिकरण का युग, जो 1991 से लेके अब तक चल रहा है। अब एक का करके देखें हम। कूटनीतिक इतिहास का प्रभुत्व। प्रथम युद्ध से पूर्व इतिहास, कानून, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि के विद्वान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अलग अलग पहलुओं पर विचार किया करते थे। मुख्य रूप से इतिहासकार ही इसका अध्ययन राजनयिक इतिहास तथा अन्य देशों के साथ संबंधों के इतिहास के रूप में किया करते थे। इसके अंतर्गत कूटनीतिज्ञों एवं विदेश मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा होता था। अतः इसे कूटनीतिक इतिहास की संज्ञा दी जाती है। E.H. कार के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध से पहले का जो संबंध है वह केवल सैनिकों तक समझा जाता था तथा इसके समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो संबंध है वह सीधे सीधे राजनयिकों तक, डिप्लोमेट तक ही सीमित था। इसके अलावा प्रजातांत्रिक देशों में भी परंपरागत रूप से विदेश नीति को दलगत राजनीति से अलग रखा जाता था तथा चुने हुए अंग भी अपने आप को विदेशी मंत्रालय पर अंकुश रखने में असमर्थ महसूस करते थे। 1919 से पूर्व इस विषय के प्रति उदासीनता के कई प्रमुख कारण थे, जैसे कि इस समय तक यही समझा जाता था कि युद्धों व राज्यों में गठबंधन उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे गरीबी व बेरोजगारी। अतः युद्ध, विदेश नीति एवं राज्यों के मध्य परस्पर संबंधों को रोक पाना मानवीय सामर्थ्य के वश से बाहर माना जाता रहा। इसके साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध से पहले इतने भयंकर युद्ध कभी नहीं हुए थे। तीसरी बात थी कि संचार साधनों के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ गिने चुने राज्यों तक ही सीमित थी।
तो पहला भाग जो है वह कहीं ना कहीं पैरोकियल प्रकार का था, और इस प्रकार का इस युग में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की जो सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है वह है सामान्य हितों का विकास नहीं था। इस काल में केवल राजनयिक इतिहास का वर्णनात्मक अध्ययन मात्र ही हुआ करता था। फलस्वरूप इसमें ना तो वर्तमान तथा ना ही भावी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में कोई मदद मिलती है। इस युग की उपलब्धि अगर हम देखें तो वह है 1919 में स्थापित वेल्स विश्वविद्यालय में राजनीति के अध्ययन की पीठ की स्थापना। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की पीठ की स्थापना इस युग की मौलिक देन थी। दूसरा जो चरण था वह है सामयिक घटनाओं या समस्याओं का अध्ययन। इसमें हम देखेंगे कि दो विश्व युद्धों के बीच का जो काल है उसमें दो समानांतर धाराओं का विकास हुआ। पहला, जिसके अंतर्गत पूर्व ऐतिहासिकता के प्रति प्रभुत्व को छोड़कर सामयिक घटनाओं समस्याओं के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा। इसके साथ साथ अब ऐतिहासिक राजनीतिक अध्ययन के वर्तमान राजनीतिक संदर्भों के साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया जाने लगा। ऐतिहासिक प्रभाव के कम होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु एक समग्र दृष्टिकोण का अभाव अभी भी बना हुआ था। इस काल में वर्तमान के अध्ययन पर तो बहुत बल दिया गया, लेकिन वर्तमान एवं अतीत के पारस्परिक संबंध के महत्व को अभी भी पहचान पाना मुश्किल था। इसके अलावा न ही युद्धोत्तर राजनीतिक समस्याओं के अतीत की तुलनीय समस्याओं के साथ रखकर देखने का प्रयास ही किया गया। तो कहीं ना कहीं यह आज भी संकीर्ण विचारधारा थी, संकीर्ण सोच के साथ धीरे धीरे यह आगे बढ़ रहा था। शायद इसीलिए इस युग में भी दो मूलभूत कमियां स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती थी। पहली कमी यह थी कि पहले चरण की ही भांति इस काल में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सार्वभौमिक सिद्धांतों का विकास नहीं हो पाया। दूसरा, इस काल में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन अधिक सुस्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं बन पाया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में बल देने की स्थिति में बदलाव के अतिरिक्त बहुत अधिक परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस विषय के स्पष्ट रूप से स्वतंत्र अनुशासन बनने की पुष्टि निश्चित तौर से हुई। यह आग्रह था कि इसमें एक स्वतंत्र विषय बनने की क्षमता है। तीसरा चरण जो है वह है राजनीतिक सुधारवाद का युग। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का जो तीसरा चरण है वह द्वितीय चरण के समानांतर दो विश्व युद्धों के बीच के काल का समय ही रहा। इसे सुधारवाद का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राज्यों के द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुधार की कल्पना की गई। इस युग में मुख्य रूप से संस्थागत विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। इस काल के विद्वानों, राजनयिकों, राजनेताओं व चिंतकों का यह मानना था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास हो जाता है तो विश्व समुदाय के सम्मुख उपस्थित युद्ध व शांति की समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। इस उद्देश्य हेतु कुछ कानूनी व नैतिक उपागमों की संरचनाएं की गई, जिनके निम्न प्रकार के कुछ ऐसे आधार थे। आप उसे देख सकते हैं कि शांति स्थापित करना सभी राष्ट्रों का साझा हित है, अतः राज्यों को हथियारों का प्रयोग त्याग देना चाहिए। तो शांति के प्रति जो एक वकालत है यह मौलिक रूप से निकल कर आई। इस युग में एक बड़ी घटना थी। दूसरी बात थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून की व्यवस्था के माध्यम से झगड़ों को निपटाया जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अलग ही उपागम हमारे सामने आता है। राष्ट्र की भांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून के माध्यम से अनुचित शक्ति प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो यह तीसरा आग्रह है जो इस चरण में हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ राज्यों की सीमा परिवर्तन का कार्य भी कानून या बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है।
तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि शांति पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस रहा और इन्हीं आदर्शिक एवं नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रसंघ की परिकल्पना की गई। इसकी स्थापना के उपरांत यह माना गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के मध्य शांति बनाने का संघर्ष समाप्त हो गया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति संतुलन का कोई स्थान नहीं होगा। अब राज्य अपने विवादों का निपटारा संघ के माध्यम से किया करेंगे। तो अगर हम इसको देखें मौलिक रूप से, तो इस युग में न केवल युद्ध व शांति की समस्याओं का विवेचन किया गया, उसके साथ साथ इसके दूरगामी सुधारों के बारे में भी सोचा गया। अतः अध्ययनकर्ताओं के मुख्य बिंदु भी कानूनी समस्याओं व संगठनों के विकास के साथ साथ इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को बदलने की रही। अंततः इस काल में भावात्मक, कल्पनाशील व नैतिक सुधारवाद पर अत्यधिक बल दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरा चरण है वह शांति के प्रति आग्रह है और सांस्थानिक परिवर्तन की बात करता है। परंतु विश्व युद्धों के बीच इन उपागमों की सार्थकता पर हमेशा एक प्रश्न बना रहा। राष्ट्रसंघ का प्रथम एक दशक 1919 से 29 की गतिविधियों से जहां आशा किरण दिखाई देती है, वहीं जो उसका दूसरा दशक है 1929 से 1939 की यथार्थवादी स्थिति ने इस धारणा को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। बड़ी शक्तियों के मध्य असहयोग व गुटबंदियों ने शांति की स्थापना की बजाय शक्ति संघर्ष व्यवस्था को जन्म दिया। जापान ने मंचूरिया पर हमला करके जहां शांति को भंग कर दिया, वहीं इटली, जर्मनी, रूस ने भी विवादास्पद स्थितियों में न केवल राष्ट्रसंघ की सदस्यता ही छोड़ दी, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने की प्रक्रिया को और बढ़ा दिया। इस प्रकार शांति, नैतिकता, कानून से विश्व व्यवस्था नहीं चल सकी। तो ई.एच. कार, सुम्भा, क्विंसी राइट आदि लेखकों के कारण यथार्थवादी दृष्टिकोण को वैकल्पिक उपागम के रूप में एक स्पष्ट रूप से बल प्रदान हुआ। इसके बाद का जो चरण है वह है सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह। इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूलभूत परिवर्तनों से न केवल इसकी विषय वस्तु व्यापक हुई, बल्कि इसमें बहुत सारी जटिलताएं भी उत्पन्न हो गईं। शीतयुगीन काल में राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन तथा नए राष्ट्र राज्यों के उदय ने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को बदल दिया। परिणाम स्वरूप नए उपागमों, आयामों, संस्थाओं एवं प्रवृत्तियों का सर्जन हुआ, जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन सुनिश्चित हो गया। तो कहीं ना कहीं जो बदलती परिस्थितियां थी, उसने इसके क्षेत्र को, इसकी सोच को व्यापक बताया। पीछे के चरणों की तरह आदर्शिक, संस्थागत, नैतिक, कानूनी एवं सुधारवादी धाराओं की असफलताओं ने नए उपागमों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ये जो नए उपागम थे, इसमें महत्वपूर्ण था यथार्थवाद। वैसे तो ई.एच. कार, क्विंसी राइट जैसे लेखकों ने इस दृष्टिकोण को विकसित किया, लेकिन मार्गेंथाउ ने इसे एक सामान्य सिद्धांत के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य हमेशा अपने हितों की पूर्ति हेतु संघर्षरत रहते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने हेतु इस शक्ति संघर्ष के विभिन्न आयामों को समझना और उनका विश्लेषण करना अति आवश्यक हो गया, अपरिहार्य हो गया। तो इस काल में जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सुनिश्चित व सुस्पष्ट विकास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की भी उत्पत्ति हो गई है। अब इन संगठन का स्वरूप आदर्शवादी और सुधारवादी न होकर राजनीतिक संगठन के रूप में भी हमारे सामने उभर कर आता है। इसके अंतर्गत मानव जातीय युद्ध की विभीषिका से बचने के साथ साथ राज्यों के मध्य संघर्ष के
कौन कौन से कारण हैं उनका अन्वेषण शुरू हो गया। विश्व शांति हेतु खतरों की पहचान की जाने लगी। शांति स्थापित कैसे हो इस पर विचार किया जाने लगा। शास्त्रों की होड़ को कैसे रोका जा सकता है आदि कई सारे प्रश्न ऐसे थे जिनके समाधान ढूंढे जाने का प्रयत्न इस काल में किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महती भूमिका रही, जो कि अपने प्रारंभिक दौर में बहुत हद तक सफल भी रहा। इन दो प्रवृत्तियों के साथ साथ व्यवहारवाद की उत्पत्ति भी इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। व्यवहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवस्था सिद्धांत की उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रयत्न था। इस उपागम के अंतर्गत राज्यों के अध्ययन हेतु 3 प्रमुख कारकों का अध्ययन किया जाना अपरिहार्य या जरूरी माना गया। कैसे राज्यों का अध्ययन किया जा सकता है इस नवीन व्यवस्था में, वह थे नंबर 1 कि विभिन्न देशों की जो विदेश नीतियां हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनका अध्ययन किया जाए। दूसरी बात यह थी कि विदेश नीति की जो संचालन की पद्धति है उनका अध्ययन किया जाए, अर्थात विदेश नीति के संचालन की पद्धतियों का भी अन्वेषण किया जाए। तीसरी बात थी कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों और समस्याओं के समाधान के उपायों का अध्ययन कैसे किया जाए। तो यह जो अध्ययन है यह 3 बिंदुओं पर अपने आप को अवलंबित करता है। उपरोक्त प्रवृत्तियों का मुख्य बल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धांतिकरण को बढ़ावा देना था। अतः अगर हम इस युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रतिपादन करने की जो प्रवृत्ति है वह बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। सिद्धांत निर्माण की इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अनेक आंशिक सिद्धांतों जैसे यथार्थवाद, संतुलन का सिद्धांत, संचार सिद्धांत, क्रीड़ा सिद्धांत जिसे हम गेम थ्योरी कहते हैं, सौदेबाजी का सिद्धांत, शांति अनुसंधान दृष्टिकोण, व्यवस्था सिद्धांत, विश्व व्यवस्था प्रतिमान आदि विकसित हुए। इन सिद्धांतों के प्रतिपादन के बावजूद भी इस युग में किसी एक सार्वभौमिक व सामान्य सिद्धांत का अभाव अभी भी बना रहा। 1990 के दशक में जयंत बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक जनरल थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि 1993 में प्रकाशित हुई, में मार्टिन कॉपलान के व्यवस्थापरक सिद्धांत की कमियों को दूर कर एक सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना की कोशिश की, परंतु वह भी अभी वाद प्रतिवाद के दौर में ही है। अतः सैद्धांतिकरण के मुख्य दौर के बावजूद शीत युद्धकालीन युग अपनी वैचारिक संकीर्णता व अलगाव के कारण किसी एक सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादन से वंचित रहा। कोशिशें हुई लेकिन उसका कोई सकारात्मक फल हमारे सामने उपस्थित नहीं हुआ। 5वें चरण के रूप में हम वैश्वीकरण व गैर सैद्धांतिकरण के युग का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हम यह देख रहे हैं कि कैसे जो शीत युद्धोत्तर युग में सभी राष्ट्र राज्यों द्वारा एक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जुड़ना प्रारंभ किया, तो वैश्वीकरण, उदारीकरण, मुक्त बाजार व्यवस्था आदि का दौर प्रारंभ हो जाता है। इस संदर्भ में न केवल आर्थिक मुद्दों का महत्व रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो महत्व है और बढ़ गया। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने अपने अंदर आर्थिक नीतियों को, आर्थिक गतिशीलता को भी समावेशित कर लिया। आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीयता का जो भेद है वह समाप्त हो गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय सूची जो है उसमें नवीन विषयों का समावेश हो गया है। अब यह विषय मानव जाति की समस्याओं के रूप में उभरकर सामने आ जाती है। अब केंद्र जो है वह व्यक्ति है। वर्तमान विश्व की प्रमुख जो समस्याएं हैं उनमें आतंकवाद, पर्यावरण, ओजोन परत का क्षीण होना, नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों की तस्करी, मानवाधिकारों का हनन इत्यादि जो विषय हैं वह महत्वपूर्ण हो गए, वह उभर कर सामने आए, जिनका राष्ट्रीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर की बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल निकालना अनिवार्य हो गया। तो हम देख सकते हैं कि 5वां चरण जो है वह इंक्लूसिव है, वह कई सारे आयामों को अपने भीतर समेटता है। सैद्धांतिक स्तर पर भी 1945 से 1991 तक के सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना के प्रयास को धक्का लगा।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इस संदर्भ में अब जो प्राथमिकताएं हैं वह पहले की तुलना में बदल गई। उत्तर आधुनिकतावाद में पोस्ट मॉडर्निज्म की जो बात करते हैं, अब सार्वभौमिक सिद्धांतों की सार्थकता पर भी प्रश्न लगाए जाने लगे। ऐतिहासिक संदर्भ एवं प्राचीन परिवेश के प्रभाव को भी नकारा जाने लगा। अब स्वतंत्र मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए, बृहत सिद्धांत गौण हो गए। नए संदर्भ में आंशिक शोध अधिक महत्वपूर्ण बन गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, नारीवाद, मानवाधिकार, पर्यावरण, ये जो विषय हैं अब इन पर अधिक बल दिया जाने लगा। साथ ही साथ इन पर नवीन तरीके से चिंतन प्रारंभ किए जाने लगे। अतः शीत युद्धोत्तर युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है और उसकी जो विषय सूची है, उसका जो विषय क्षेत्र है, पहले की तुलना में परिवर्तित हो गया। अब सामान्य सैद्धांतिकी की स्थापना पर अधिक बल नहीं दिया जाता रहा। इसलिए इस बदले हुए परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु स्वायत्तता की ओर अग्रसर प्रतीत होने लगी, और जहाँ विषय की स्वायत्तता हेतु आशावादी संकेत दिखाई देने लगे। तो यह जो दौर था, इस दौर में हम एक स्वायत्त विषय के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक स्वायत्त विषय के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह किस प्रकार से हमारे सामने आती है। द्वितीय विश्व युद्ध ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन किया, बल्कि उसको प्रभावित किया। कई महत्वपूर्ण मुद्दों की अभिव्यक्ति भी इस काल में हुई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारकों में परिवर्तन, कारकों के व्यापक स्वरूप प्रदान किया जाना, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन इत्यादि अनेक विषयों के अतिरिक्त भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पूर्ण परिवेश बदल गया, जहां अब एक तरफ सैद्धांतिक स्तर पर यथार्थवाद एवं आदर्शवाद के वाद विवाद तथा प्राचीन और वैज्ञानिकता पर वाद विवाद हो रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय के प्रारूप के बारे में विवादास्पद प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त विषय है या नहीं। यद्यपि आज अधिकतर विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर तथा शोध हेतु यह एक स्वायत्त विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है, फिर भी इसे सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के समकक्ष मान्यता उस प्रकार प्रदान नहीं है जिस प्रकार राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र को है। इतना जरूर हुआ है कि विकसित देशों में तो कई विश्वविद्यालयों में इसके पूर्ण रूप से स्वायत्त विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। भारत जैसे देश में भी आज कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कई सारे स्कूल जो हैं इस्टेब्लिश हो गए हैं। जैसे आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को देख सकते हैं, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जाधवपुर विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पे आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए अलग से डिपार्टमेंट या एक अलग से स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हो गया है। गोवा जैसे विश्वविद्यालय ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन हेतु हम देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन करने से पूर्व एक बात निश्चित तौर से स्पष्ट करनी होगी कि जब भी हम इस विषय की स्वायत्तता के प्रश्न का अध्ययन करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन दोनों को अलग अलग विषय नहीं माना जा सकता। यह इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों ही विषयों को अभी स्वायत्त अनुशासन न मानकर राजनीति शास्त्र विषय के एक उप अनुशासन के रूप में ही मान्यता प्राप्त है। दूसरी बात है कि इनका विभेद इतना सूक्ष्म है, इतना माइन्यूट है कि अनुशासन की स्वायत्तता की प्रामाणिकता के बाद भी इस विषय को, इस प्रश्न को अभी भी सुलझाया नहीं जा सका है। तो इस तरीके का जो हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे यह विषय विकसित हो रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त विषय मानने के संदर्भ में तीन अलग अलग विचार हमारे सामने आते हैं कि इन्हें एक स्वायत्त विषय के रूप में कैसे देखा जाए या
कैसे देखते हैं लोग। तो पहला समूह ऐसे विद्वानों का है जो इस विषय को स्वायत्त विषय मानते हैं, अर्थात एक ऐसे ग्रुप के स्कॉलर्स हैं जो मानते हैं कि एक स्वायत्त विषय है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा समूह है उसमें ऐसे विद्वान हैं जो इस विषय में कोई ऐसी विलक्षण बात नहीं देखते जो इस विषय को एक स्वायत्त विषय के रूप में समझें या मान्यता दें। जबकि एक तीसरा समूह है जिसके विशेषज्ञ जो हैं वह इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि यह स्वायत्त विषय है कि नहीं। हाँ, इस विषय के गहन अध्ययन हेतु जो आधार है या इनके जो आवश्यकता है उस पर उनका निश्चित तौर से मत है कि इसे पढ़ा जाना चाहिए, ताकि हम देख सकें, जान सकें कि इसके बारे में किस प्रकार की बातें हो सकती हैं या इस विषय का भविष्य क्या हो सकता है। तो आज का जो हम लोगों ने अध्ययन किया उसमें हम यह बात मौलिक रूप से देख पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विषय के रूप में कैसे विकसित होते होते आज एक स्वायत्त विषय की ओर आगे बढ़ चुकी है। भारतवर्ष में भी कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। मिलेंगे हम लोग अगली बार किसी नए विषय वस्तु के साथ।